हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करने जा रहे हैं मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की इस सीरीज़ में हमने 2 क्लास है वो पहले से आपके लिए अपलोड कर दी हैं। ये इसकी 3rd क्लास है और इसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग जानकारी है वो कवर करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने मंथली रिव्यू और अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने देखा था। आज की क्लास है वो हम प्रीवियस क्लास को रिकनेक्ट करके उससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइम मैगजीन की जो अभी हाल ही में वर्ष 2025 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी है, उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के एक व्यक्ति का हमने नाम देखा था, जिसमें हमने देखा था रेशमा केवलरा मानी है। ये भारतीय मूल की हैं और ये इसमें हाल ही में शामिल हुई है 2025 की लिस्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी के रिगार्डिंग हमने देखा था कि वो इस लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे अधिक बार शामिल होने वाले भारतीय हैं। इसके अलावा हमने नेक्स्ट न्यूज़ देखी थी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रिगार्डिंग। इनका भारत में दौरा था 21 से 24 अप्रैल के मध्य, जहाँ पर इन्होंने 4 दिवसीय यात्रा में विभिन्न जो भी भ्रमण है स्थान है, जैसे आगरा है, राजस्थान है, इनका भ्रमण किया था। इसके अलावा भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं, इसमें भी प्रगति का स्वागत है वो इनके द्वारा किया गया था। तो दोनों नेताओं ने बैठक में ऊर्जा, रक्षा और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के पर बातचीत की और दोनों देश के नेता हैं उन्होंने भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया है। नेक्स्ट हमने देखा था WEF की यंग ग्लोबल लीडर लिस्ट 2025 में, जिसमें हमने देखा था भारत से चयनित व्यक्तित्व में अनुराग मालू, निपुण मल्होत्रा, रितेश अग्रवाल, आलोक मेदिकेपुरा, अनिल कीजा रामपुर, राम मोहन नायडू, नटराजन शंकर का नाम हमने देखा था और मानसी सुब्रमण्यम है, उनको इस लिस्ट में शामिल किया है। इसके बाद में हमने पीएम नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा देखी थी। 22 अप्रैल 2025 को ये सऊदी अरब के जहेदा पहुंचे थे और उसी दिन पहलगाम अटैक हो गया था, तो ये यात्रा बीच में ही रद्द करके आए थे। 2 दिवसीय यात्रा थी, लेकिन बाद में इन्हें बीच में ही इस यात्रा को रद्द करके आना पड़ा था। जब ये यहाँ पर सऊदी अरब की यात्रा पर थे तो उन्होंने भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद है, SPC है, इसमें ये दूसरी बैठक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस SPC की प्रथम बैठक हम देखें तो वो नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित की गई थी और जहेदा सऊदी अरब में ये इसकी 2nd बैठक थी। इस दौरान इस बैठक में एक मंत्री स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। वो समिति पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित थी। इसके अलावा 3 अदर समितियां में हमें देखा था राजनीतिक और दूतावास संबंधी सुरक्षा सहयोग समिति, रक्षा सहयोग समिति और इकोनॉमी, ऊर्जा और निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति। कुछ इंपॉर्टेंट समझौते साइन किए गए थे, जिसमें अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, एंटी डोपिंग और इनवर्ड सरफेस पार्सल के रिगार्डिंग जो MOU समझौते वगैरह हैं वो हमने देखे थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो थी सिंधु जल संधि है। इसके रिगार्डिंग सिंधु जल संधि जो 1960 में साइन की गई थी, सितंबर 1960 में साइन की गई थी, इसे हाल ही में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके रिगार्डिंग भारत द्वारा अदर भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें से अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको भी तुरंत प्रभाव से बंद किया गया था। जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत जो भी वीज़ा जारी किया जा रहा था उनकी भारत यात्रा वो अब नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से जो वीज़ा प्राप्त करके भारत आए हुए पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ने की सलाह वो दी गई थी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखिए तो पाकिस्तान ने इस सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के अपोजिट उसने क्या किया है, उसने 1971 के युद्ध के बाद जो साइन किया गया था शिमला समझौता, उसको निलंबित करने की घोषणा की है। LOC की सम्मान और कश्मीर मुद्दे जैसे द्विपक्षीय वार्ता किस में शामिल थे, शिमला समझौते में शामिल थे। सिंधु नदी जल संधि के रिगार्डिंग हमने देखा था, सिंधु जल संधि है इसमें ये कराची में साइन की गई थी। 19 सितंबर 1960 में साइन की गई थी। 19 सितंबर 1960 में 19 है और 19 है, तो ऐसे 19 सितंबर 1960 सितंबर में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल अयूब खान के मध्य ये कराची में साइन की गई थी, जिसके तहत पूर्व की नदियाँ जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज, इनका पूर्ण नियंत्रण भारत को दिया गया था।
वहीं वेस्ट की नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। इन रिवर्स का रन फ्लो वाटर है, इसी का यूज भारत कर सकता था। सीमित उपयोग की जो परमिशन है इन नदियों के संबंध में भारत को दी गई थी, जैसे गैर उपभोगी उपयोग और बिजली उत्पादन की रिगार्डिंग। इस प्रकार 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और शेष 20% पानी है वो भारत के हिस्से में आता था। सिंधु जल संधि जो है इसको, इस समझौते को स्थगित करने का भारत का यह निर्णय पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव डालने वाला सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, वो डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? ब्रिटेन के एविएशन रेटिंग प्लेटफॉर्म स्काईट्रैक्स के द्वारा। सबसे बिजीएस्ट हवाई अड्डों में हमने देखा था एसीआई द्वारा अभी हाल ही में सबसे बिजी हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की थी। फर्स्ट पे अटलांटा अमेरिका था, और इंडिया में IGI इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली वाला है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, ये नोवा सबसे बिजीएस्ट हवाई अड्डा है। नेक्स्ट हमने देखा था दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम की भारत यात्रा, और ये इनकी पहली यात्रा थी। और ये यहाँ पर यात्रा पर जब आए हुए थे तो इन्होंने अपने दादा शेख राशिद द्वारा पहना गया पारंपरिक बिस्ट, एक प्रकार का चोगा, उसकी प्रतिकृति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी। और ये ऐतिहासिक संबंधों, भारत और यूएई के ऐतिहासिक संबंधों का एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में DP वर्ल्ड की फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन है इसका उद्घाटन किया है, जिसमें 200 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बेंगलुरु में दुबई इंटरनेशनल चैम्बर का दूसरे प्रतिनिधि कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। और दुबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के अलावा भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT के कैंपस की स्थापना की डिक्लेरेशन है वो भी की गई है। यूनेस्को ने हाल ही में 16 नए वैश्विक पार्क है वो बनाने की भू पार्क है वो बनाने की घोषणा की है। भू पार्क है वो अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक महत्व के स्थल या परिदृश्य होते हैं, जिनका प्रबंध या संरक्षण शिक्षा और सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत किया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रिपोर्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी है वो इसमें टॉप पे रही है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका भी गए हुए थे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसकी हमने थीम देखी थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। एंड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में हमने देखा था जॉर्जिया है वो हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला अमेरिकी राज्य है वो बन गया है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नेशनल जो क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग फैक्ट है उनको हम देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसकी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलेगी वो है पंबन ब्रिज के रिगार्डिंग। हाल ही में देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज यानी कि पंबन ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज का उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में किया है। रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि यानी तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। यह ब्रिज पंबन ब्रिज है, ये 700 करोड़ की लागत से निर्मित है। 2.07 किलोमीटर लंबा या फिर 2.08 किलोमीटर लंबा पुल है और 110 वर्ष पुराने जो मौजूदा पंबन ब्रिज है इसका स्थान ये लेगा। इस ब्रिज की खासियत देखें तो ये वर्टिकल लिफ्ट स्पेन है। इस पुल का 72.5 मीटर का केंद्रीय हिस्सा सीधा 17 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है, जिससे बड़े जहाज और नौका है वो नीचे से आसानी से गुजरने में उन्हें मदद मिलेगी। यह पुल रेल और समुद्री यातायात दोनों को सुगम बनाएगा। दोहरी रेल लाइन के लिए डिजाइन किया गया और अधिक गति वाली जो ट्रेन है उनको संभालने में ये सक्षम है। समुद्री खारे पानी के प्रभाव से बचाव के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की टिकाऊ सामग्री और तकनीक है, इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट आया ये है आपके पंचायत उन्नति सूचकांक PAI। इसकी बेसलाइन रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी और उसमें टॉप पर आपको देखने मिलेगा गुजरात स्टेट है वो इस PAI ही रैंक बेसलाइन रिपोर्ट है इसमें टॉप पर आया है। हाल ही में PAI स्थानीयकृत STG के 9 विषयों में पंचायतों का प्रदर्शन दर्शाता है, जिसमें देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत है, उनकी प्रगति का माप किया गया था। और
इन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा गया था। अचीवर श्रेणी, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर। राज्यों का प्रदर्शन देखें तो इसमें गुजरात है वो अग्रणी राज्य था, और उसके बाद में तेलंगाना है वो सेकंड स्थान पर रहा था। वहीं अधिक संख्या में बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्य में गुजरात फर्स्ट था और सेकंड महाराष्ट्र था। तो अग्रणी राज्य PAI में पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन रहा है? गुजरात रहा है। नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, एंड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI है, इसको मिला है मानद विश्वविद्यालय का दर्जा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानद यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय यानी कि इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, और ये अप्रैल 2025 की शुरुआत में इसकी डिक्लेरेशन है वो की गई थी। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यूजीसी की सलाह पर यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत ये दर्जा है वो दिया गया है। नेक्स्ट है सिमलीपाल बना भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल है वो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है वो बन गया है। 24 अप्रैल 2025 को इसकी डिक्लेरेशन की गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी डिक्लेरेशन है वो की गई है, और इसमें 845.70 वर्ग किलोमीटर के एरिया है उसकी रिगार्डिंग अधिसूचना जारी की गई है। सिमलीपाल ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इससे पहले ओडिशा में केवल एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान था। वर्ष 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल वर्ष 2009 से ही यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा आपको देखने मिलता है। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो 8 अप्रैल 2025 को आया है, जिसमें राज्यपाल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध डिक्लेयर है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पुनः विचार के बाद पारित किए गए 10 विधायकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के प्रावधान को क्या किया है? अवैध और गलत ठहराया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके केस के रिगार्डिंग अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों के उपयोग करते हुए उन 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी जिन्हें राज्यपाल ने रोक दिया था। इसका कारण बताया गया है कि राज्यपाल ने इन विधेयकों को निर्णय लेने में अत्यधिक देरी की है और विधायी प्रक्रिया का सम्मान भी नहीं किया है। राज्यपाल की शक्तियों पर स्पष्टीकरण देखें तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो उसके पास मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं, या तो वो मान्यता दे दे, या फिर राष्ट्रपति के लिए इसको रोक ले, या फिर सहमति, या तो मान्यता सहमति दे दे या रोक ले, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख ले। कोर्ट ने कहा कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए केवल पहली बार ही आरक्षित किया जाता है। पुनः विचार के बाद वापिस आए विधेयक को सामान्यतः आरक्षित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई पॉकेट वीटो नहीं है राज्यपाल के पास। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक योजना के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो यानी कि अनिश्चित काल के लिए विधेयक को रोकने की कोई भी अवधारणा है वो नहीं देखने मिलती है। विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए विधेयक है उन पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा है वो निर्धारित की गई है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत सहमति रोकता है तो विधेयक को 3 महीने के भीतर विधायिका को वापस करना होगा। जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के विचार किसी बिल को रोकता है, आरक्षित रखता है, तो 3 महीने के भीतर ही उस पर 3 महीने के भीतर ही विचार है वो वापस करना होगा। जब राज्य विधानसभा द्वारा पुनः विचार के बाद राज्यपाल को विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें 1 महीने के भीतर ही इसे मंजूरी देनी होती है। तो फर्स्ट टाइम वो 3 महीने के लिए, और पुनः विचार के बाद में वो 1 महीने के भीतर उसे क्या देनी होती है? मंजूरी देनी होती है। और राज्यपाल के पास किसी भी प्रकार का पॉकेट वीटो है वो नहीं होता। साथ ही राष्ट्रपति के लिए केवल पहली बार ही आरक्षित बिल है वो कर सकते हैं। अगर पुनः विचार के बाद में वापस बिल आता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है वो है मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन के रिगार्डिंग। हाल ही में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल
मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT है, इसके यहाँ से क्रूज परिचालन शुरू हो गया है। और इसके रिगार्डिंग हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने विक्टोरिया डॉक्स में पुनर्निर्मित फायर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। फायर मेमोरियल को गोल्डन ट्रीज थीम के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। उन्होंने कोलाबा में 2 विरासत भवन, फोर्ट हाउस, बेलार्ड एस्टेट एंड एविलिन हाउस का उद्घाटन किया है। सोनोवाल में ग्रीन पोर्ट के तहत शोर टू शिप इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ सागर उद्यान का भी उद्घाटन किया गया है। लगभग 4,15,000 वर्ग फुट में निर्मित MICT जो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, इसका विकास बेलार्ड पियर द्वारा किया गया है। इस MICT पर टोटल निवेश आया 556 करोड़ और प्रतिवर्ष लगभग 10,000 यात्रियों के साथ 1 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए इसे डिजाइन है वो किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेलंगाना भू भारती अधिनियम। हाल ही में तेलंगाना में भूमि की सुरक्षा को मजबूत करने और भू अभिलेखों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल है, इसका लोकार्पण किया गया है। तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 को पूर्ववर्ती धरनी पोर्टल के स्थान पर आई खामियों और नागरिकों की व्यापक शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। उक्त अधिनियम द्वारा तेलंगाना भू अधिकार और पट्टादार पासबुक अधिनियम 2020 को प्रतिस्थापित किया गया है। भू भारती अधिनियम मूल उद्देश्य इसका भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाए। तो पहले जो धरनी पोर्टल था उसके स्थान पर भू भारती अधिनियम 2025 है वो लाया गया है और भू भारती भूमि पोर्टल है, इसका भी लोकार्पण हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। तो भू भारती का संबंध किससे? तेलंगाना गवर्नमेंट से है। नेक्स्ट है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के रजिस्टर में शामिल। भगवत गीता और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। वस्तुतः भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियां हैं वो उन 74 नए दस्तावेज विरासत संग्रह में शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्ट्रार में 17 अप्रैल 2025 को जोड़ा गया है। 74 नए दस्तावेजी विरासत संग्रह के समावेशन से इस रजिस्टर में शामिल कुल जो उत्कीर्ण संग्रह है उनकी संख्या 517 हो गई है और इस लिस्ट में भारत के कुल अभिलेखों की संख्या है वो 14 हो गई है। भगवत गीता की बात करें तो इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है जो महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 में लिखे गए हैं। वही नाट्य शास्त्र की बात करें तो ये पंचम वेद के रूप में विख्यात भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भारतीय नाट्य शास्त्र और प्रदर्शन कला पर एक आधारभूत संस्कृत ग्रंथ है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संग्रहित इस ग्रंथ को यानी नाट्य शास्त्र है इसको 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आसपास संहिताबद्ध है वो किया गया था। वहीं बात करें मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर तो इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा 1992 में की गई थी और इसका उद्देश्य ऐसी दस्तावेज धरोहर का संरक्षण करना जो या तो दुर्लभ है या संकटग्रस्त स्थिति में आपको देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है अमरावती बनेगा विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर। अमरावती है ये आंध्र प्रदेश की जो नियोजित राजधानी अमरावती है ये विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर बनने जा रहा है। 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा का इसमें दोहन करने के साथ ही शहर अपनी सभी बिजली आवश्यकताओं को सौर, पवन और जल विद्युत जैसे जो सोर्स हैं उनके माध्यम से पूरा करेगा। कृष्णा नदी के तट पर ग्रीनफील्ड राजधानी शहर की आधारशिला है वो रखी गई है। नेक्स्ट है देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ पर पहुंच गया है। देश का रक्षा निर्यात है वो वित्त वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ के रिकॉर्ड के साथ उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है और इसमें 2,539 करोड़ की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट है वफाक संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित वफाक संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को मंजूरी दे दी है और यह कानून बन गया है। इससे के भारत के राजपत्र में 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचना द्वारा आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। वफाक अधिनियम के रिगार्डिंग देखें तो इसका 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वफाक प्रबंध अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025 है वो रखा गया है। पहले था वफाक
वफ़क़ अधिनियम 1995। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, एकीकृत वफ़क़ प्रबंध अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य सरकार का कहना है कि यह कानून वफ़क़ जो भी संपत्ति है उनके दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण को रोकने के लिए पारदर्शिता और कुशल प्रबंध की सुनिश्चित करता है। इस बिल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो वफ़क़ बोर्ड और केंद्रीय वफ़क़ परिषद के संरचनात्मक बदलाव, इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों और कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। उपयोग के आधार पर वफ़क़ की अवधारणा को भी समाप्त करना, केवल विधिवत रूप से डिक्लेयर और समर्पित संपत्ति ही वफ़क़ की मानी जाएगी। वफ़क़ के लिए संपत्ति दान करने हेतु शर्तें, संपत्ति दान करने वाले वफ़क़ व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला मुसलमान होना चाहिए और संपत्ति का मालिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो संपत्ति का मालिक ही नहीं है और संपत्ति दान में दे दे, या और उसके पास वो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का अनुयायी होना चाहिए, तभी वो अपनी संपत्ति है वो दान कर सकता है। वफ़क़ संपत्तियों का सर्वेक्षण और पंजीकरण है वो किया जाएगा। अभी तक सर्वेक्षण और कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन अब इनका सर्वेक्षण है, सर्वे भी किया जाएगा। जिला कलेक्टर को वफ़क़ संपत्ति हैं जो भी एसेट्स हैं उनके सर्वे के अधिकार होगा और जो भी संपत्ति हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। वफ़क़ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का भी अधिकार होगा। यदि कोई विवाद हो जाता है तो निपटारे को पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अब हाईकोर्ट में अपील है वो की जा सकती है। वफ़क़ अल औलाद, इसमें महिला अधिकारों की विरासत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वफ़क़ अल औलाद में महिला अधिकार हैं, उनके विरासत अधिकारों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाएगी। वफ़क़ संशोधन अधिनियम 2025 की उद्देश्य वफ़क़ संपत्तियों के प्रबंध में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। हालांकि इसके कुछ प्रावधानों को लेकर मुस्लिम और विपक्षी दल हैं वो चिंता में हैं और असंतोष में है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है वो दी गई है। कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी कवर की गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है और इसके द्वारा हाल में रक्षा संबंधी समझौते पर साइन है वो किए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, EW सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के अधिग्रहण तथा MI-17V5 हेलीकॉप्टर MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर उन्हें लगाने के लिए किया गया है। ये समझौता इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट है प्रभास और पवन। MP के श्योपुर जिले के कुन्नो राष्ट्रीय पार्क में 2 चीता हैं, उनको राज्य के MP के ही गांधी सागर अभ्यारण्य में ट्रांसफर किया गया है। नीमच और मंदसौर जिले में फैले गांधी सागर अभ्यारण्य के बसी गांव खेसला में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उन्हें छोड़ा गया है। नर चीते प्रभास और पवन। ये प्रभास और पवन क्या है, नर चीते हैं, उनका नाम देखने मिलेगा, जिनका अभी हाल में कुन्नो नेशनल पार्क है, कुन्नो नेशनल पार्क से उन्हें गांधी सागर अभ्यारण्य में ट्रांसफर है वो किया गया है। दोनों चीते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने की रिगार्डिंग प्रस्ताव है वो पारित किया है। तो यही पूछा गया कि कौन सी विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने के रिगार्डिंग प्रपोजल पास किया, तो वो है तेलंगाना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSTC और पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय PDU के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित उत्कृष्टता केंद्र COI का शुभारंभ 21 अप्रैल 2025 को कहाँ पर किया गया, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों SC के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया, तो यह है तेलंगाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 6282 करोड़ की किस नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो यह है कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की 3712 करोड़ की लागत से 120 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले किस राजमार्ग कॉरिडोर को मंजूरी दी है, तो यह पटना अरहा सासाराम राजमार्ग कॉरिडोर। इसी के साथ आज की क्लास है वो समाप्त होती है। आई होप आप सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप सभी को काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।